न्यूमरोलॉजी जो है इसका सीधा कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के साथ में है। लेकिन एक अंकों के माध्यम से आप अपने के बारे में आपको ये भी तक बता सकता हूँ कि आपके नाक में से पानी निकलेगा या नाक में से खून निकलेगा। इतना सटीक जो विज्ञान बता रहा है वो 10% ही कैसे हो सकता है? जब हम 10% से इतना कुछ जान सकते हैं तो आपको जब 100% की लाइन में जाएंगी तो आप अपने बारे में कितना कुछ जान सकती हैं। कोई ऐसी बहुत चौंकाने वाली बात है जो आपकी रिसर्च में ही सामने आई हो और हम नहीं जानते हो? काल सर्प दोष आपकी कुंडली में होगा कि नहीं होगा, यह रिसर्च मेरे से पहले किसी ने नहीं की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुंडली होती नहीं है उनकी, तो उनके ऊपर क्या पितृ ऋण है या नहीं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे समझें? पितृ दोष जब तभी बनता है जब सूर्य के साथ में शनि आ जाए, सूर्य के साथ में राहु आ जाए और सूर्य के साथ में केतु आ जाए। पितृदोष है आपके डेट ऑफ बर्थ में, ये तो पता चल गया। अब फिर उसको दूर कैसे करें उपाय? मातृदोष की भी आपने बात की थी। पैसे रुपए की तंगी जो रहती है वो मातृदोष के चलते होती है। जब भी कुंडली में मातृदोष बनता है तो सबसे पहले आपके घर में पानी की लीकेज होगी, पैसे की कमी रहेगी। आपका पैसे का मैक्सिमम हिस्सा किराए में, ब्याज में या फिर किस्तों में या EMI में चला जाएगा। ये जितने भी नंबर और योग आपने बताया उसमें राहु केतु तो मुझे जरूर दिखाई दिया। ज्योतिष में भी हम राहु केतु से बड़ा डरते हैं। आज से पहले जितने भी इंडिया में न्यूमरोलॉजिस्ट हैं सबने क्या बोला कि 4 और 7 मूलांक वालों को लाइफ में परेशानी ही परेशानी आएंगी। अमित शाह का देखिए मूलांक 4 है, धोनी का देखिए मूलांक 7 है। नंबर वाला ग्रह इतना परेशान कर रहा है हर ऋण में जो है, तो वो नंबर वाले भी बड़ा परेशान रहते हैं क्या? आपके पास ये मूलांक है और आपके पास ये नंबर है तो आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज बात होगी अंक शास्त्र की और ज्योतिष की भी। हमेशा इन दोनों ही विज्ञानों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे का पूरा सहयोग कर रहे हैं और किस तरह से सिर्फ नंबर में छुपी हुई बातें कुंडली में छुपी हुई बातों को बताती हैं, ये सारी चीजें आज इस पॉडकास्ट में आप समझ जाएंगे। जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं या जिन चीजों के बारे में आपको पता चलने वाला है, मैं दावे से कह सकती हूं कि इसके पहले उन बातों को शायद आपने सुना नहीं होगा। ये बताने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट के तौर पर भी आप उन्हें जानते हैं और इसीलिए इन सभी विधाओं का ज्ञान होने के चलते वो बखूबी आपको बता सकते हैं कि ज्योतिष और अंक शास्त्र कैसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। तो चलिए अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं, बोर्डिंग पास दे देते हैं। मेरे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूब पर आपने कई बार उन्हें देखा होगा, लव भूषण आचार्य जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। अंक शास्त्र की आज हम बात करने वाले हैं। एक साधारण इंसान को इतना ही मालूम है कि 1 से 9 तक नंबर हैं। मेरा जो नंबर है उस हिसाब से मेरा व्यक्तित्व कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, इतना ही एक आम शख्स जानता है जी। क्या न्यूमरोलॉजी इतनी भर ही है? नहीं, न्यूमरोलॉजी जो है इसका सीधा कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के साथ में है। जो न्यूमरोलॉजी लिखी गई थी लोशो ग्रिड के द्वारा, जो चाइना के एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने भारतीय शास्त्रों की मदद से इसके बारे में लिखा था और अपनी ही जियोग्राफी को लेकर, जैसा भी आप देख रहे हैं कि जो लोशो ग्रिड है इसमें साउथ ऊपर दिखाया गया है क्योंकि चाइना अपना हेड साउथ को मानता है। तो ये फिर एक कीरो नाम के एक साइंटिस्ट और हुए जिनका इंडियन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका मानना था। तो वो 1915 के आसपास इंडिया में आए। मुंबई के एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर के पास उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश की, लेकिन तब उनके एस्ट्रोलॉजी उनको समझ में नहीं आई। थोड़ा बहुत उनके समझ में आया, तब उन्होंने चाइना का लोशो ग्रिड उन्होंने देखा, उनको इंडिया न्यूमरोलॉजी से आपस में कनेक्ट करके न्यूमरोलॉजी लिख दी। और तब उन्होंने जब न्यूमरोलॉजी लिखी तो यह जो बातें आज से पहले जो हमारे शास्त्र गायब हो गए थे उनके बारे में नहीं पता, तो जो उन्होंने लोगों को उनके बारे में बताया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तब से कीरो को न्यूमरोलॉजी का हीरो कहा जाता है। अच्छा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कीरो थे वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट उन्हें कहा गया, लेकिन वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं थे। और जो चाइना के लोशो ग्रिड जिन्होंने लिखा, तो उन्होंने भारतीय एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उनको लिखना चाहा, लेकिन उनके पास पूरे ग्रंथ नहीं थे। उनको जितना समझ में आया उन्होंने उतना उनके बारे में लिख दिया। तो अब जब मैंने इसके बारे में पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना शुरू किया
न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से, तब मैंने इसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो ना तो कीरो लिख पाए थे और ना लोशो ग्रिड, चाइना के जो लोशो ग्रिड है वो लिख पाए थे। और भारत में जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो तो क्या ही लिख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी हूबहू क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा। खुद का उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने तो लोशो ग्रिड को ही भारत पे लागू कर दिया, जबकि भारत पे वो लागू ही नहीं होता है, क्योंकि भारत अपना हेड नॉर्थ को मानता है और जबकि चाइना अपना हेड साउथ को मानता है। तो हम सेम लोशो ग्रिड भारत के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये रिसर्च करने में आपको कितना टाइम लगा होगा? तकरीबन 8 से 10 साल मैं इस पे काम कर रहा हूँ। 2015 से मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पे काम कर रहा हूँ। तो इस पे मैंने कुछ ऐसी रिसर्चेस की हैं कि आप अपने नंबर्स के माध्यम से आप वह सब कुछ जान सकते हैं जो आप एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं। फाइनल टच कौन देगा? एस्ट्रोलॉजी देगी। लेकिन एक अंकों के माध्यम से आप अपने के बारे में, आपको ये भी तक बता सकता हूँ कि आपके नाक में से पानी निकलेगा या नाक में से खून निकलेगा। आपकी टेल बोन, आप बाथरूम में नहाने जाएंगे तो आपको टेल बोन, पैर फिसल के आपकी टेल बोन टूट सकती है कि नहीं टूट सकती, वो क्रैक आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। आपकी आंखें कमज़ोर रहेगी या नहीं रहेगी, आपके पिताजी के साथ में विचार मिलेंगे या नहीं रहेंगे, आपके पेट में एसिडिटी बनेगी या नहीं बनेगी। पैसा आप कहाँ खर्च करेंगे? अपने ऊपर खर्च करेंगे, लग्जरी के ऊपर खर्च करेंगे। आप अपने टैलेंट के अनुसार आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अपनी कुंडली देखे, कुंडली क्या, यहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, आप अपने अंग शास्त्र देखे यह पता लगा सकते हैं कि आपको पितृ ऋण, माता ऋण, बहन ऋण होगा या नहीं होगा, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा या नहीं होगा। तो जब न्यूमरोलॉजी इतना सटीक कुछ भी बता दे रहा है, और उसके बाद भी मैंने सुना है कि शायद आपने कहा है कि न्यूमरोलॉजी तो एस्ट्रोलॉजी का 50% ही है। 50% नहीं, 10% ही है। पर आप खुद ही कह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी इतना सटीक बता देगा कि आप पैर फिसल के आपकी टेल बोन फ्रैक्चर होगी या नहीं होगी, नाक से पानी निकलेगा या निकलेगा। इतना सटीक जो विज्ञान बता रहा है वो 10% ही कैसे हो सकता है? यही तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब हम 10% से इतना कुछ जान सकते हैं तो आपको जब 100% की लाइन में जाएंगी तो आप अपने बारे में कितना कुछ जान सकती हैं। तो जो आज आपको मार्केट में मालूम चल रहा है वह 5 से 7% ही है, जबकि मैं क्या कहता हूँ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का कितने % है? 10% ही है। और जो आपके पास आ रहा है वो 2 से 4% ही आ रहा है। तो आप इतना कुछ जानकर इतना कुछ जान सकती हैं, और जब आपको इतना कुछ मिलेगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो कितना समुंदर है ये, कितना बड़ा ज्ञान का भंडार है ये। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब फिर आप मुझे ये बताएं कि जब इतना लंबा आपका रिसर्च है और बहुत सी नई चीज़ आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बताई जो लोगों को वैसे नहीं पता है अमूमन, तो कोई ऐसी बहुत चौंकाने वाली बात है जो आपके रिसर्च में ही सामने आई हो और हम नहीं जानते हो? पितृ ऋण। अच्छा। आप लोग अक्सर 90% दुनिया इस आज की जनता में पितृ ऋण से जूझ रही है कि उनकी कुंडली में पितरों का ऋण है। वो जान नहीं पाते कि हमारी कुंडली में पितृ ऋण है कि नहीं है। मैं अभी नंबर्स के माध्यम से आपको बता दूंगा कि आपकी कुंडली में पितृ ऋण है कि नहीं है। माता ऋण, जो पैसे की समस्या, आज 90% लोग पैसे की समस्या से परेशान है, तो आप कुंडली से देख कर बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में माता ऋण है कि नहीं है। बहन का ऋण, भाई बहन का ऋण, आपकी कुंडली में भाई बहनों का सुख है कि नहीं है, इसे भाई बहन का ऋण कहते हैं। स्त्री ऋण, आपकी कुंडली में आपकी वाइफ का सुख है कि नहीं है, इसे स्त्री ऋण कहते हैं। कि आपने हो सकता है कि पिछले जन्म में किसी ने अपनी वाइफ को जानने में परेशान किया हो, किसी का गर्भ गिरा दिया हो, तो क्या आप इस जन्म में वह चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, ये आप अंकों के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन लास्ट डिसीजन कौन देगा? एस्ट्रोलॉजी देगी। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें आप काल सर्प दोष आपकी कुंडली में होगा कि नहीं होगा, या आप न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के माध्यम से, और यह रिसर्च मेरे से पहले किसी ने नहीं की। क्या आपने इतने न्यूमरोलॉजिस्ट के सामने पॉडकास्ट किए है, क्या आपने बातें सुनी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी से आपने डिस्कस किए? नहीं। मैं अभी अंकों के माध्यम से आपको बता दूंगा और आप चेक कर लेना, ये जितने भी प्रेडिक्शन मैं करूँगा 90 से 95% सही होंगी। मतलब मेरे व्यूवर्स जो इस समय आपको देख रहे हैं, आप अब जो बात बताने जा रहे हैं वो अपने नंबर्स खुद से चेक कर सकते हैं कि मातृ ऋण है कि नहीं, पितृ ऋण है कि नहीं, काल सर्प है कि नहीं, खुद चेक हो जाएगा। खुद से चेक कर सकते हैं। अरे वाह, तो पेपर पेन आप लेकर के अब बस बैठ जाइए और जैसे जैसे सर बताते जा रहे हैं आप खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट्स में भी हमें बताइए कि उनमें से कितनी बातें आपको सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के प्रति, न्यूमरोलॉजी के प्रति हमारा विश्वास भी और दृढ़ हो जाता है और हम और सम्मान की नज़रों से उसको देखते हैं। तो सर, हम अगर शुरू इन सब को छोड़ के गज केसरी योग की भी हम अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे। गज केसरी योग अगर कुंडली में है तो वो डेट ऑफ बर्थ भी बता देती है जी। ये कैसे होता है? चंद्रमा गुरु जब भी आपस में मिलकर युति बनाते हैं तो ये गज केसरी योग बनता है। यदि किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 3 है, भाग्यांक 3 है, मूलांक 2 है, तो ये गज केसरी योग बन गया, चंद्रमा गुरु की युति बन गई है। और किसी का जन्म 2 मूलांक को हुआ है और तीसरे महीने हुआ है,
तीसरा महीना यानी मार्च के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में हो तो अभी भी ये गज केसरी योग बन गया। तो जितने भी जातक अभी जो अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं वो बिल्कुल खुश हो जाइए। ऐसे जातकों के पास कभी पैसे की कमी नहीं रहती है। जिनकी कुंडली में गज केसरी योग बन जाए इनके पास पैसा आता ही रहता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए। और जब भी आपको पैसे की कमी महसूस हो कि आपको लगे कि अब पैसा आना बंद हो गया है, तो आपको पास के किसी भी धार्मिक स्थान में जाना है। आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, पास के किसी भी धार्मिक स्थान में जाइए और वहाँ पर हल्दी की 2 से 3 गांठें और साथ में चावल यदि आप मंदिर में चढ़ाकर आ जाते हैं तो आपका गज केसरी योग जो आपकी कुंडली में बन रहा है, न्यूमरोस्कोप के हिसाब से बन रहा है, वह कहीं ना कहीं रुक भी गया है तो क्या हो जाएगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। और इसका एक और भी अच्छा उपाय बताता हूँ। पहाड़ों पर यदि कोई धार्मिक स्थान है, चंद्रमा मैंने पहाड़ होता है और गुरु का मैंने धार्मिक स्थान, आप पहाड़ों पर किसी भी धार्मिक स्थान पर घूम के आइए। ये गज केसरी योग आपका यदि कहीं ना कहीं आपको पैसा नहीं दे रहा है तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और आपका गज केसरी योग काम करना शुरू कर देगा। वो चाहे वैष्णो देवी दर्शन है, केदारनाथ जाना है, रुद्रप्रयाग जाना है, कहीं भी पहाड़ों पर जाके, चाहे देवी के मंदिर जाएं, चाहे किसी भी जगह जाके दर्शन कर सकते हैं। चंद्रमा का मतलब चलता हुआ पानी भी है। आप हरिद्वार भी जा सकते हैं, प्रयागराज भी जा सकते हैं, वाराणसी भी जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर भी डुबकी लगा के आ जाएं, तभी भी आपका चंद्रमा गुरु का युति तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। हम कैसे जान सकते हैं अपने नंबर्स को? जो अभी तक वाला सिस्टम हमें मालूम है कि एक मूलांक है और वो ड्राइवर कंडक्टर वही है या कुछ दूसरा नियम है? नहीं, इसमें 2-3 नियम और भी लागू होते हैं। जैसे मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लेता हूँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 1982 है फॉर एग्जाम्पल, तो उनका मूलांक 2 है और मंथ जो उनका जन्म हुआ है वो 3 है। ईयर नंबर 8 और 2 10 1 है, 2 और 1 3, 2 और 1 3 5, 6 9 15, 15 और 8 23 और 2 25। तो यानी कि इनका अब जो भाग्यांक है वो 7 हो गया। अब इनके न्यूमरोस्कोप में जो कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो इनकी लाइफ में इनको ज़्यादा इफेक्ट देंगे, वो 4 ग्रह हैं, चंद्रमा, गुरु, सूर्य और केतु। तो यह ग्रह इनके साथ में एक युति बना रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो हम यदि यहाँ पर सूर्य और मैं गुरु की बात करूँ, इसमें सबसे पहले मैं लूँगा कि 2 का मतलब चंद्रमा और गुरु यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यह दोनों मिलकर गज केसरी योग बना रहे हैं। तो यदि इनका मूलांक मतलब कि किसी भी प्रकार से यह योग बन जाए, चंद्रमा गुरु बन जाए, तो यह गज केसरी योग बन गया है। चाहे वो मूलांक भाग्यांक से बने, चाहे वो मूलांक का आपका जन्म माह से बने, चाहे आपका मूलांक का जन्म वर्ष से बने। तो यहाँ पर भी हम 3 प्रकार से आपको ये देख सकते हैं। और कभी कभी यह स्वयं मूलांक से भी बन जाता है। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 23 है तो चंद्रमा गुरु अपने आप में ही है, उनको मूलांक भाग्यांक में जाना ही नहीं है। तो कभी कभी मूलांक भी आपका यह कॉम्बिनेशन या युति बना देती है। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। यदि आपका मूलांक का भाग्यांक से बने, मूलांक का माँ के साथ में बने और मूलांक का ईयर के साथ में बने, तो ईयर में हम जब भी बात करेंगे तो लास्ट के 2 नंबर लेंगे। आप कोई सा भी एक ईयर बताइए कि हम चेक करेंगे सामने वाले का ईयर कौन सा हो सकता है। 2000 एक ईयर ऐसा है जिसमें सदी चेंज हो रही है, शताब्दी चेंज हो रही है। तो जब भी न्यूमरोस्कोप काम करता है, जिसमें अपने कुआं अंक की बात करते हैं, कुआं नंबर की बात करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, जितने भी इंडिया में न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ये कुआं नंबर के बारे में बात करते हैं। तो जो कुआं नंबर था वह 1901 से लेके 1990 तक लागू होता है, जबकि 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उन पे कुआं नंबर वह लागू नहीं होता जो पीछे के कुआं नंबर लागू होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुआं नंबर है ये बेसिकली चाइना की एक साइंस है, चाइना का एक लोशोग्रिड ईयर है। जैसे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर, ये शुरू होता है 1 जनवरी से, और जो हमारा विक्रम संवत है ये शुरू होता है 1 अप्रैल से। तो ऐसे ही चाइना का जो कैलेंडर है ये शुरू होता है 1 मार्च से। तकरीबन 1 मार्च के 6 से 7 दिन का डिफरेंस हो सकता है। और कुआं नंबर ये उनकी लैंग्वेज है, ये हमारे ऊपर या भारत वालों के ऊपर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर लागू ही नहीं होता है। क्योंकि कुआं नंबर का फॉर्मूला क्या है, ये क्या करते हैं कि लास्ट के 4 ईयर जो अंक जोड़े, 9 3 27 और 1 28। यदि आपका मेल नंबर है तो 11 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 10 निकाल दिया। और यदि फीमेल का नंबर है तो 4 में 1, मतलब कि ये जो नंबर आया तो इसमें से ऐड कर देता तो ये 5 नंबर आ जाता है। तो ये बताते हैं कि मेल के लिए 1 नंबर आपका कुआं नंबर हो गया और फीमेल के लिए 5 नंबर हो गया।
अब आप किसी भी क्या आपने किसी न्यूमरोलॉजी से पूछा, या मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात आप ये मत लीजिएगा। हाँ हाँ। कहने का मतलब क्या आज तक आपने किसी न्यूमरोलॉजी से पूछा कि कुआं नंबर का मतलब क्या है? क्या जानने की कुआं वर्ड कहाँ से आया? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे, हम भारतीय लोग हैं, हमारा एक होता है कि हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर का सम्मान करते हैं, जबकि कुआं नंबर, बगुआ नंबर, पाकुआ नंबर, पाकुआ मिरर, बगुआ मिरर, ये सब शब्द चाइना के शब्द हैं। आपने देखो ना बहुत सारे लोग पाकुआ मिरर लगाते हैं। हाँ। अपने घर के वास्तु दोष आ जाता है तो पाकुआ मिरर, तो ये जो कुआं नंबर हैं ये हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन चाइना के कैलेंडर के हिसाब से चाइना में रहने वाले के ऊपर लगी की है। हमारे ऊपर जो लागू होगा वो साल के जो ईयर हैं, जो साल के ईयर नंबर यूनिक चेंज होते रहते हैं वो लागू होगा, यानी कि 9-9-18, यानी कि वर्ष नंबर आ गया 9। 1998 है तो वर्ष का नंबर आ गया 9 और 8 17 8। यदि किसी का जन्म 2001 में हुआ है तो इसका मतलब हो गया लास्ट के 2 नंबर 1। तो 2000, जिनका जन्म 2000 में हुआ है, यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि उनके लिए ईयर नंबर यहाँ पे लागू नहीं होगा। ये न्यूमरोलॉजी की एक माइनस पॉइंट है। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे जब भी पर अच्छा हुआ मैंने 2000 बता दिया, इसी बहाने ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया क्योंकि हाँ। न्यूमरोलॉजी का माइनस पॉइंट है। इसको इस प्रकार से भी समझते हैं कि जैसे न्यूमरोलॉजी में 2000 एक ऐसा ईयर है जहाँ पे ईयर नंबर नहीं काउंट होता, ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक अधिक मास भी आता है। हाँ। हैव यू हर्ड कि अधिक मास भी हर चौथे साल में रहता हर है। तीसरे साल में। हाँ। हर तीसरे साल आता है। हर तीसरे साल क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके के साल होते हैं, एक सोलार ईयर और एक होता है लूनार ईयर। हाँ। तो जो सोलार ईयर है ये 365 दिन में तकरीबन सूर्य की यात्रा पूरी करता है, और लूनार में करीब ये 356 दिन में यह यात्रा पूरी करता है। तो जब ये तीसरे साल तकरीबन इस पर 30 दिन का डिफरेंस आ जाता है, तो उसको कवर करने के लिए हर तीसरे महीने, हर तीसरे साल लूनार ईयर आता है, और उस साल जो सूर्य हैं उसी राशि में गोचर करते हैं। मतलब एक सूर्य एक महीने में तकरीबन अपनी राशि चेंज करते हैं। लेकिन जब अधिक मास आता है तो सूर्य एक राशि में 2 महीने तक रहते हैं, और यह माना जाता है कि अधिक मास वाले दिन कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाता। हाँ। तो यह थोड़े हर एस्ट्रोलॉजी के, हर एक साइंस के कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ माइनस चीज़ें भी। लेकिन अधिक मास में जो बच्चे जन्म होते हैं उनकी तो मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर है, उनकी कुंडली उसी हिसाब से है, तो उसमें कुछ बात नहीं है। हाँ। बस ये इसमें इतनी सी बात है कि सूर्य यहाँ पर एक ही राशि में 2 बार गोचर करते हैं, जबकि सूर्य एक राशि में हमेशा एक ही 30 दिन ही गोचर करते हैं। यहाँ पर जब अधिक मास आता है तो 2 महीने गोचर करते हैं। और मैं इसे और आसान भाषा में अगर अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूँ तो जनवरी से दिसंबर तक वाले आपके जो मंथ होते हैं उसमें क्या होता है कि 6 घंटे कम होते हैं। एक साल पूरा होने पे 6 घंटे कम होते हैं, इसलिए 4 साल में जब लीप ईयर आता है जिसमें एक दिन बढ़ता है तो 6 4s are 24, वो एक दिन ऐड करके हम उसको बराबर कर देते हैं। जब हम हमारा जो हिंदू संवत्सर है उसकी बात करते हैं, एक में आसान भाषा में समझने के लिए बताऊं कि वो साल में 10 दिन कम रहता है। जैसे ये 6 घंटे कम रहता है, वो साल में 10 दिन कम रहता है। तो हर तीसरे साल 30 दिन हम इकट्ठा करके उसको एक अधिक मास बना देते हैं और उस हिसाब से हमारा वो बराबर हो जाता है। अब एक और यहाँ पे सर बात है, मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूवर्स को और बेहतर ढंग से समझाएं कि जो मुस्लिम ईयर होता है उसमें ये बराबर करने वाली पद्धति नहीं है। हम जैसे उसको कवर अप कर लेते हैं, मुस्लिम न्यू ईयर जो होता है ईयर, उसमें ये कवर अप करने की पद्धति नहीं है। इसीलिए मैं और आप जब 36 साल के होते हैं तो वो 37 साल के हो चुके होते हैं। 37 साल के हो चुके होते हैं। बिल्कुल जी। हाँ। तो ये हर एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हर समाज ने अपने अपने हिसाब से कैलेंडर, अपने हिसाब से चीज़ें डेवलप कर रखी हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक सनातन धर्म के ऊपर, जिसको देखकर सभी लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया है, चीज़ें बनाई हैं जो सभी लोगों पर अप्लाई होता है। तो हम उसके हिसाब से सभी चीज़ों को प्रेडिक्शन करके देंगे। ठीक है, गज केसरी योग भी हमें समझ में आ गया और इसी के साथ हमें ये भी समझ में आ गया आचार्य जी कि कैसे अपने नंबर्स को चेक करना है। अब अगर हम पितृ ऋण के बारे में समझना चाहें तो वो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुंडली होती नहीं है उनकी, तो उनके ऊपर क्या पितृ ऋण है या नहीं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे समझें? पितृ दोष जब तभी बनता है जब सूर्य के साथ में शनि आ जाए, सूर्य के साथ में राहु आ जाए और सूर्य के साथ में केतु आ जाए। तो ये जब भी आपस में मैच होते हैं तो इसका मतलब है कि जातक की कुंडली में पितृ दोष बनता है। अब मैं अंकों की बात करता हूँ, अंक ज्योतिष की बात करता हूँ। सूर्य का मतलब 1 नंबर और शनि का मतलब 8, राहु का मतलब 4 और केतु का मतलब 7। जब भी ये 2 नंबर मिलकर आपस में युति बनाएंगे तब जातक अपनी कुंडली में, अपने न्यूरोस्कोप में पितृ दोष बनाएगा।
तो सबसे पहले पितृदोष के बारे में समझ लेते हैं कि पितृदोष होता क्या है। जब भी पितृदोष आपकी जातक की कुंडली में होता है तो जातक के रिलेशन में स्थायित्व नहीं आता है। जातक के अपने ही पिताजी के साथ में संबंधों में थोड़ा सा मतभेद रहते हैं। जातक सामने वाले का कितना भी कर ले, जातक को वह क्रेडिट नहीं मिलता जो जातक सामने वाले का करता है। जातक के रिश्तों मतलब कि स्थायित्व, पेट में समस्या रहना, सिर में माइग्रेन हो जाना, ज़्यादा तेज धूप में खड़ा ना हो पाना, यह पितृदोष के कारक तत्व है। और काम न बनना, काम लास्ट मोमेंट पे बनते बनते रुक जाना, तो यह भी पितृदोष बनाता है। अब मुझे ये बताइए कि जब हम कुंडली दिखाने जाते हैं और कोई दोष हमें बताया जाता है तो हम फिर उसका उपाय भी पूछते हैं कि अब हमें बता दो ये ठीक कैसे होगा। तो पितृदोष है आपके डेट ऑफ बर्थ में, ये तो पता चल गया, अब फिर उसको दूर कैसे करें, उपाय? मैं पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि कौन सी कॉम्बिनेशन मूलांक और भाग्यांक वालों के लिए पितृदोष बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये तो बता दिया कि सूर्य, शनि, राहु, केतु जब भी इकट्ठे होंगे तब पितृदोष बनेगा। हाँ। जैसे किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 8, 4 या 7 होगा तब ये पितृदोष बनाएगा। मान लीजिए किसी का मूलांक 14 है तो यह भी पितृदोष बनाएगा। किसी का मूलांक 18 है तब भी पितृदोष बनाएगा, और किसी का मूलांक 17 है तभी भी यह पितृदोष बना रहा है। अब यदि इसी प्रकार से किसी का जन्म 1 पहले तारीख को हुआ है, मूलांक 1 है, 1, 19 और 28 है, और उसका जन्म 4th महीने में हुआ है तभी भी पितृदोष बन रहा है। किसी का जन्म जुलाई के महीने में हुआ तभी पितृदोष बन रहा है, और किसी का जन्म अगस्त के महीने में हुआ है तभी भी यह पितृदोष बन रहा है। क्योंकि सूर्य और शनि की, सूर्य केतु की और सूर्य राहु की युति हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें ये कम्बिनेशन चेक करना है कि यह मूलांक भाग्य से बन रहा है, अकेले मूलांक से बन रहा है, या फिर मूलांक या जन्म के महीने में बन रहा है, तभी भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा और इसका आपको उपाय करना पड़ेगा। अब फिर उपाय बता दीजिए। तो इसका मैं सबसे अच्छा उपाय आपको बताता हूँ कि पितृदोष यानी कि अमावस्या, आपको हर अमावस्या को मीठी खीर बनाकर आपको गरीब लोगों को खिला देनी है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं और आपको जब भी घर से निकलें अपने पितरों को याद करके निकलें। पितर का मतलब होता है कि जो पूर्वज आपको छोड़कर चले गए हैं। अपने पितरों का एक फ़ोटो, पितरों का एक फ्रेम अपने घर के साउथ वेस्ट में लगाएं। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं हर अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर आप गरीब लोगों को कुछ भी खिलाना शुरू कर दीजिए, पितृदोष के काफ़ी हद तक योग खत्म हो जाएंगे। जो इसके बुरे प्रभाव हैं वो आपको लाइफ में नहीं देखने को पड़ेंगे। पितृदोष की एक पूजा भी होती है, इनका एक तर्पण भी किया जाता है जौ के पानी से। तो अक्सर इसकी पूजा अंतरकमेश्वर हरिद्वार में भी होती है। यदि वहाँ पे जाकर भी चाहें तो वहाँ पे जाकर भी करवा सकते हैं। अब इस पे अच्छी बात ये है कि उपाय बहुत मेहनत वाला नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी पंडित जी ने आपको ये बताया है आपकी कुंडली देख के कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और अब आपको डेट ऑफ बर्थ से भी वो निकालने आ गया है, तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि जी ये ठीक बात है, हमारी कुंडली में भी है पितृदोष और डेट ऑफ बर्थ में भी वो दिखाई दे रहा है। अब ये पितृदोष की तो बात हो गई, अब मातृदोष की भी आपने बात की थी और मुझे लगता है वो सबसे अहम है, क्योंकि आपने कहा पैसे रुपए की तंगी जो रहती है वो मातृदोष के चलते होती है। जी, सब लोग अक्सर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में भी सिर्फ लोग पितृदोष की बात करते हैं, जबकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, पितृदोष के अलावा 6 प्रकार के दोष होते हैं। पितृदोष, मातृदोष, बहन का दोष, बहन ऋण, हाँ। पत्नी का दोष, स्त्री ऋण, भाई का दोष, मंगल का ऋण, इसी प्रकार से पड़ोसियों का जो ऋण है, हाँ। इसी प्रकार से टोटल 6 ऋण होते हैं जो आपकी कुंडली में से देखकर आपको बताया जा सकते हैं। तो आपने पिछले दिनों में अपने गुरुओं का दोष, गुरुओं का अपमान किया हो, टीचर का अपमान किया हो, कोई धार्मिक स्थान तोड़ा हो, हाँ। तो यह भी दोष आप अपनी कुंडली पर देखकर, जिसे गुरु चंडाल योग कहते हैं, तो इस प्रकार का योग भी आप न्यूमरोस्कोप से भी आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं और आप होरोस्कोप में भी चेक कर सकते हैं। और जब तक आप इसका निवारण नहीं करेंगे तब तक आपको उसका पाप इसका लगता रहेगा, और जब तक आप उसको माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक ये प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक आपको उसके फल भोगने पड़ेंगे। तो हम फिर सारे ही दोष की एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मुझे मतलब आई एम श्योर आप लोगों ने भी इसके बारे में नहीं सुना होगा। जी। बहन ऋण, भाई भ्रातृ ऋण, ये बड़ी नई चीज़ है हमारे लिए। तो हम अगर एक एक करके सभी के ऊपर चर्चा कर लें। सबसे पहले मैंने पितृ ऋण के बारे में बताया। जब भी पितृ ऋण आपके कुंडली में होगा तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके रिश्तों में अच्छे नहीं होगी, काम आपके लास्ट मोमेंट पे बनते बनते बिगड़ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ चंद्रमा ग्रहण के बारे में। चंद्रमा ग्रहण यानी कि इसे मातृ दोष कहा जाता है। जब भी कुंडली में मातृ दोष बनता है तो सबसे पहले आपके घर में पानी की लीकेज होगी। अच्छा। पानी टपकता होगा, आपके घर में सीलन आ जाएगी, पैसे की कमी रहेगी, आपका पैसे का मैक्सिमम हिस्सा किराए में, ब्याज में या फिर किस्तों में या EMI में चला जाएगा। माता के
तबीयत खराब रहेगी, माता के साथ में आपके संबंध थोड़े से खराब रह सकते हैं, या फिर माता की तबीयत भी खराब रहे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। तो ये इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ में रहेगी। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब एक चीज़ अच्छी होगी तो दूसरी खराब होगी, और जब दूसरी अच्छी होगी तो एक खराब होगी। दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चलेंगी। इसको ये समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि आपकी माता जी के साथ में संबंध बहुत अच्छे हैं, माता जी की तबीयत भी बहुत अच्छी रहती है, तो पैसे की तंगी तो पक्का रहेगी। अच्छा, और अगर पैसे की तंगी नहीं है तो माता जी के साथ संबंध अच्छे नहीं संबंध होंगे। अच्छे नहीं रहेंगे, या उनकी तबीयत खराब रहेगी, उनके ऑपरेशन बार बार में होंगे। अच्छा। ये एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में दो चीज़ों में से आपको एक का सुख मिलता है और एक का सुख नहीं मिलता है। और यदि आपको दोनों का सुख चाहिए तो आपको फिर उस देवता के पास में जाना पड़ेगा प्रायश्चित करने के लिए। चलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि चंद्रमा ऋण, मातर ऋण बनेगा कैसे। मातर ऋण तब कौन बनाता है? चंद्रमा। जब भी चंद्रमा के साथ में शनि आ जाए, राहु आ जाए और केतु आ जाए, तो यह मातर ऋण पैदा करते हैं। यानी कि आपका मूलांक 2 है और आपका भाग्यांक 8 है, 4 है या फिर 7 है, या फिर आपका मूलांक ही 24, 28 या फिर 27 है, या फिर आपका मूलांक 2 है और आपका जन्म का माह 4 यानी कि अप्रैल, जुलाई या फिर अगस्त है। तो इसका मतलब क्या होगा कि चंद्रमा शनि, चंद्रमा की युति आपके साथ में कहीं ना कहीं इनके साथ में बन गई और आपको चंद्रमा से रिलेटेड परेशानियों का सामना आप करना पड़ेगा। तो यह हम पहली बार न्यूमरोलॉजी में मातर ऋण के बारे में सभी को बता रहे हैं। ठीक है जी। तो चंद्रमा शनि, चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, तो मैं न्यूमरोलॉजी में बता दूँ 2 के साथ में 8, 4 और 7 अंक जब भी युति बनाएंगे तब आपकी कुंडली में, आपके न्यूमरोस्कोप में मातर ऋण बनेगा। ओके, एक अगर उदाहरण दे के आप कुछ देखिए, समझाएं। अब मान लीजिए कि किसी भी जातक की जो जन्म तिथि है, मान मैं कहता हूँ 2 अगस्त 1977 है, तो यहाँ पे देख लीजिए चंद्रमा यहाँ पर आ गया है और शनि यहाँ पर आ गया है, तो इनकी युति बन गई है। अब इनका भाग्यांक देख लेता हूँ, 2 और 8 10, 11 9 20, 20 और 7 27, 27 और 7 34, तो इनके पास जो मातर ऋण 2 बार बन गया है। यानी कि मूलांक का केतु, ये रिंग है 5, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चंद्रमा के साथ में शनि बन गया है और चंद्रमा के साथ में केतु, तो 2 बार इनका मातर ऋण यहाँ पर बन रहा है, चंद्रमा शनि के साथ में और चंद्रमा केतु के साथ में। तो इस प्रकार से हमें जातक की डेट ऑफ बर्थ में चेक करना है। और यदि किसी का मूलांक ही 28 है तो ये अपने आप में बन गया है। तो मूलांक का भाग्यांक से संबंध में बने, मूलांक का माह के साथ में संबंध बनाए और माह ईयर के साथ में संबंध बनाए, तो यह मातर ऋण बना देता है। और ऐसा संजोग अगर आपकी कुंडली में किसी ने बताया है और वो आपके डेट ऑफ बर्थ में भी झलक रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, और मातर ऋण का एक मैं आपको नेगेटिव और भी बताता हूँ कि उन्हें कोई ना कोई मानसिक परेशानी लगी रहेगी, चाहे वो अरबपति है चाहे करोड़पति है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, क्योंकि मातर ऋण का मतलब क्या, चंद्रमा आपके मन का कारक है। तो आपके मन में, आपके मानसिक दिमाग में कोई ना कोई परेशानी आपका पीछा करती ही रहेगी, चाहे आपके संतान से संबंधित हो, चाहे पैसे से संबंधित हो, रिलेशन से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, आपको कोई ना कोई मानसिक परेशानी। ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन भी जल्दी होता है। ओहो, तो इससे बचने का भी उपाय है? बिल्कुल उपाय है। हाँ। चंद्रमा का मतलब क्या है? पानी। हाँ। और यहाँ के इनके सभी के अलग अलग उपाय हमें यहाँ पे बताने पड़ेंगे। और शनि का मतलब है ठंडा, बर्फ़। जो 9 ग्रहों में से यदि सबसे कोल्डेस्ट कोई ग्रह है वह चंद्रमा है। यदि आप ठंडा पानी लोगों को पिलाना शुरू कर दें, ठंडा दूध लोगों को पिलाना शुरू कर दें, तो चंद्रमा शनि की जो युति है वो यहाँ पे हमें खराब जो ग्रह है, खराब रिजल्ट है वो देना बंद कर देगी। अब चंद्रमा के साथ में राहु की बात करते हैं, तो राहु का मतलब होता है सीवरेज, गंदा पानी या स्वीपर्स। यहाँ पे हमें अभी जो दूध है या पानी है वो गरीब लोगों को, स्वीपर्स को, क्लीनर्स को, जो आपके घर पे काम करने लाते हैं उन्हें पिलाना पड़ेगा। आप दूध या चावल आप उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा का मतलब चावल है और राहु का मतलब झाड़ू भी है। यदि आप चावल और झाड़ू किसी मंदिर में, पास के किसी भी धार्मिक स्थान में भी देना शुरू कर देंगे तभी भी ऐसा काम हो सकता है। आपको चंद्रमा राहु की युति खराब फल नहीं देंगी। और केतु की मैं बात करूँ, जब चंद्रमा और केतु आपस में युति बनाते हैं तो इसका बहुत एक अच्छा उपाय आपको बताता हूँ। चंद्रमा मैंने पानी और केतु का मतलब पानी का पाइप। अच्छा। जो लंबा, जितने भी पाइप आप घर पे यूज करते हैं, धार्मिक स्थान में यूज करते हैं, तो पानी का पाइप का एक बंडल आता है, 25 फुट का, 20 फुट का लंबा आता है। वो पाइप, पानी का पाइप आप किसी भी पास के धार्मिक स्थान में, किसी भी आश्रम में या किसी भी गरीब के घर में भी देना शुरू कर देते हैं, तो चंद्रमा केतु की युति का जो प्रभाव है आपकी कुंडली से दूर हो जाता है। चंद्रमा केतु के बारे में एक बात आपको और बताता हूँ। जिन्हीं भी मूलांक का जन्म 27 को हुआ है,
यदि आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और भी बताना चाहूँगा कि ये किसी का भी जन्म 27 तारीख को हुआ है या किसी का मूलांक 2 है और जन्म का महीना 7 है, और या फिर किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 है, या फिर ये वाइस वर्सा है, ऐसे लोगों की आप कमेंट बॉक्स में लोगों से पूछकर बताइएगा, ऐसे लोगों की पैसों के टुकड़े हो जाते हैं। यदि किसी ने उनको पैसा देना हो तो कभी भी एक बारी में उनको पैसा नहीं मिलता है। चंद्रमा में पैसा और केतु का मतलब टुकड़े ही। तो सामने वाला जब भी इसको पैसे का चेक साइन करके भी देना होता है तो क्या करता है, सामने वाला उनको पैसा देता नहीं है या देते समय उनके पैसों में कटौती कर लेता है। सब कुछ सर्विस लेने के बाद में बोल देता है कि यार मुझे मज़ा नहीं आया, मैं आपको इतने रुपये कम दूंगा। तो चंद्रमा केतु के साथ में यह भी एक योग देखने को मिलता है। इसे माता दोष भी कहते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? केतु ग्रह लगाता है। और सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु ग्रह लगाता है। तो चंद्रमा केतु जब भी आपस में मिल जाते हैं तो चंद्रमा को यहाँ पे ग्रहण लग जाता है, आपके पैसे को यहाँ पर ग्रह लग जाता है। आपके घर पे पानी की पाइपें चलते चलते फट जाएंगी जब भी चंद्रमा केतु की युति बन जाती है। तो ऐसे लोग तो किसी को उधार दे ही ना पैसा, क्योंकि मिलना नहीं है, एक बार में मिलेगा भी तो टुकड़ों में मिलेगा। उधार छोड़िए मैडम, आपका अपना काम किया हुआ लोग पैसा नहीं देंगे आपको। उधार तो बात की बात है, आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, आप किसी को काम दे रहे हैं, वही पैसा मिलने में लोग आपको टुकड़ों में देंगे। काम टुकड़े कर करके आपको पैसा मिलने के योग है जब चंद्रमा केतु की युति आपकी कुंडली में बन जाती है। तो ये ज़रूर आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और उपाय तो आप लोगों को मिल ही चुका है, जी। वो कारगर रहेगा। उसके बाद किसी तरह की कोई एंग्जाइटी, परेशानी, मानसिक दबाव, ये सब दूर होगा। देखिए ऐसा नहीं होता कि ये जो न्यूमरोलॉजी का मैं आपको एक उपाय बता चुका हूँ, ये आपको एक 100% रिलीफ दे देगा। मैं आपको जो आज के पॉडकास्ट में जितने भी उपाय बता रहा हूँ, ये फर्स्ट ऐड आपकी। आप देखिए जैसे किसी को बंदे को चोट लग गई है तो वो तुरंत क्या करे, तो आप ये उपाय मेरे करके देखिएगा और ये उपाय करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इससे कितना रिलीफ मिला। जब आपको अच्छा लगे तब मुझसे संपर्क कीजिएगा आगे के लिए। ठीक बात। अच्छा, मातृ ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, लेकिन भगनी ऋण भी होता है, बहन का ऋण भी होता है। ये हमें से लोगों ने नहीं सुना है। इसके पीछे की क्या आप मुझे थोड़ी वजह भी बताएंगे? क्योंकि आपने समझाया पितृ ऋण क्यों रहता है, तो थोड़ा ये जो बहन वाला ऋण है उसके पीछे की वजह भी, कैसे इसको जांचें अपनी डेट ऑफ बर्थ में, और उपाय तो फिर आप बता ही रहे हैं। जी। बहन सबसे पहले समझिए कि कौन से ग्रह से देखी जाती है। बहन, बुआ, मासी। यदि सिस्टर की बात करें तो ये बुध ग्रह से देखी जाती है। एस्ट्रोलॉजी में बुध ग्रह को बुआ का, बहन का सिग्निफिकेटर ग्रह बताया गया है। हाँ। यदि बुध के साथ में किसी भी प्रकार से केतु आ जाए, बुध के साथ में राहु आ जाए और बुध के साथ में चंद्रमा ग्रह आ जाए और बुध के साथ में मंगल आ जाए, तो यह बहन का ऋण बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बहन यहाँ पे या बुआ आपकी परेशान रह सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उनको कोई ना कोई परेशानी में वो हमेशा रहेंगी। ये आपकी कुंडली जो आपकी न्यूमरोस्कोप में देखे हम आपको यह बता सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में खराबी रह सकती है, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली परेशान हो सकती हैं। आपके बुध का मतलब डॉक्यूमेंट भी होता है। जब भी बहन का ऋण आपकी कुंडली में आ जाए तो आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित समस्या आती ही आती है। आपको अपने कम्युनिकेशन से संबंधित समस्या आती ही आती है। आप कोई भी रजिस्ट्री कराने जाते हैं, वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं, अब आपके हो सकता है पहली बार में वीज़ा नहीं लगे, क्योंकि बुध डॉक्यूमेंट का कारक है। बुध, आप सामने वाले से मीटिंग करने जा रहे हैं, सामने वाले से मीटिंग एक बारी में हो ही ना, वो लोग आपको बार बार बुलाएं, ये भी आपकी बहन ऋण भी बताता है। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में जानने अनजाने में आपने अपनी बहन को परेशान किया है। अच्छा, जिसकी जो ऋण है वो अभी तक आप नहीं चुका पा रहे हैं। और यहाँ पर यह भी हो जाता है कि आपकी बहन के साथ में विवाद हो जाए या विचार नहीं मिले, यहाँ पर यह भी हो सकता है। और मैं आपकी कुंडली में देखकर यह भी बता सकता हूँ न्यूमरोस्कोप में या होरोस्कोप में कि आपके घर के अंदर बहन, बुआ या मासी ने किसी आपके परिवार के अगेंस्ट में जाके भी शादी की हो, यह भी हम बहन ऋण के माध्यम से जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ से ये पता चल जाएगा कि मेरे परिवार में मेरी बहन, मासी या बुआ ने लव मैरिज की है, लव मैरिज अरेंज या किसी और धर्म में जाके शादी की, अगेंस्ट फैमिली के अगेंस्ट शादी की। बाद में फैमिली वाले मान भी सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने किया होगा, ऐसा होगा ही होगा। कोई हमें उदाहरण आप डेट ऑफ बर्थ का बताइए ना, कैसे ये निकलता है। पहली बात ये बताइए, आपको सुनकर कुछ अच्छा लग रहा है कि लग रहा है, चीजें सुनकर ऐसा लग रहा है, नई जानकारी है हमारे लिए। हाँ, तो ये बुध जब भी राहु के साथ में योग बनाता है। राहु किसका है? राहु का मतलब है कानों का कच्चा होना, और बुध का मतलब है
हम बुध ग्रह कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन से, बातों से, हमारे माइंड से भी देखा जाता है। जब राहु आपके साथ में जब बातें बनाता है तो आप यहाँ पे लोगों की कन्विक्शन पावर आपकी क्या हो जाती है, सामने वाले की कन्विक्शन पावर के साथ में मैच हो जाती है। जैसा सामने वाला आपको कहता है आप ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं। तो जब भी बुध के साथ में राहु बताता है तो ऐसे लोग कानों के कच्चे हो जाते हैं। आप देखना कुछ लोग अपने देखते हैं, अरे तो लोगों की बातों में बहुत जल्दी आता है। हाँ। तो ऐसे लोग कौन से होते हैं, जब बुध का मतलब है 5, तो जिनका भी मूलांक 5 होगा, जिनका भी मूलांक मतलब 14 या फिर 23 होगा, और वो किसी प्रकार से भी राहु के साथ में युति बनाए, तो यहाँ पे मैंने मूलांक लिख दिया। तो यानी कि यहाँ पे राहु का महीना कौन सा है, 4, तो या फिर भाग्यांक 4। तो बुध किसी भी प्रकार से राहु के साथ में युति बनाता है तो ऐसा जातक लोगों की बातों में जल्दी आता है। तो ऐसा जातक, ऐसे लोगों जातक भी खुद भी आएगा और लोगों की, उनकी बुआ, बहन, सिस्टर भी आएगी। तो ऐसा हो सकता है कि वह किसी के बहकावे में आ जाए और वह उसे बोले कि चलो हम भाग के घर से शादी कर लेते हैं, आप अपने घर वालों को नहीं बताएं। तो ऐसा उनके परिवार में या कुल में हो सकता है। अब देखिए आज का जो परिवार है बहुत छोटा है, न्यूक्लियर फैमिली बहुत छोटी है, तो हम परिवार का मतलब क्या लेंगे और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या लेंगे, इसको समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब हो गया कि आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, या आपके पेरेंट जो आपके परिवार में रहते हैं, और पूरी फैमिली का मतलब आ गया आपके चाचा, ताऊ, दादा तक की फैमिली, यहाँ पे वह पूरी की पूरी फैमिली आती है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब बुध के साथ में मान लीजिए केतु आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित, मतलब आपने पिछले जन्म में अपनी बहन के साथ में जाने अनजाने में ये कर्म कर दिया, तो इसका मतलब आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित समस्या पक्का आएगी। तो यहाँ पे मूलांक 5 हो और केतु का मतलब भाग्यांक 7 हो, या फिर वाइस वर्सा हो। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी बहन, बुआ, मौसी परेशान रहे, ऐसा भी हो सकता है। और आपका खुद का जो सोचने की क्षमता है उस पर भी ग्रहण लग जाए, क्योंकि बुध क्या है, स्मरण शक्ति है। बुध आपका सोचने की शक्ति है। तो ये बुध केतु, जब तक आप अपनी बहन को यहाँ पर कोई खट्टी चीज़ें नहीं खिलाएंगे, तो यदि बहन, बुआ, मौसी को 2 रंग की चीज़ें गिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक आप बहन के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अच्छा। और यहाँ पर आपकी बहन का ऋण तो आपके पास है ही है, और ऊपर से अब आपकी बहन के साथ में नहीं बनती है, आपकी सिस्टर के साथ में नहीं बनती है, तो यह ऋण क्या हो गया, और ज़्यादा प्रभावी हो गया। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से अपनी बहन के साथ में रिश्ते खराब नहीं करने हैं। बहुत नई जानकारी ये मेरे लिए थी, और मुझे लगता है ऐसे ही अब आप आगे हमें भाई के ऋण के बारे में बताने वाले हैं। भातर ऋण के बारे में, जिसे भाई के ऋण के बारे में कहता है। तो यदि हम भाई के ऋण के बारे में बात करें, तो भाई का ऋण है, ये मंगल बताता है। इसे भूमि का ऋण भी कहते हैं, भाई ऋण, भूमि का ऋण भी कहते हैं। जैसे आप देखो कि आपके अपने ही परिवार में, अपने ही भाइयों के साथ में भूमि का विवाद हो जाता है, भाइयों को झगड़ा हो जाता है, भाइयों के साथ में आपके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। आपने किसी को घर किराए पे दे दिया, वो उस पर ज़मीन पे कब्जा करके बैठ गया, आपने किसी को, कोई आपकी ज़मीन पे वैसे ही कब्जा करके बैठ गया, तो इसका मतलब है आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं भातर ऋण है या भूमि का ऋण बकाया है। तो आपने पूर्व जन्म में किसी की भूमि पर ऐसे ही कब्जा किया हुआ था, जो आपको इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। तो अब जाके आप मंगल ग्रह की, यदि आप मंगल ग्रह को नहीं मनाएंगे, तो आपको इस जन्म में इससे रिलेटेड परेशानियाँ आएंगी ही आएंगी। तो मंगल ऋण के बारे में समझ लेते हैं कि मंगल ऋण कैसे बनता है। मंगल का मतलब क्या हो गया, मूलांक 9 या फिर भाग्यांक 9। यदि किसी का मूलांक 9 है, तो ये मंगल के यहाँ पे जो सबसे बड़े दुश्मन है वो है राहु, केतु, शनि। ये 3 ग्रह हैं जो मंगल के साथ में मिलकर आपका भूमि का विवाद या भूमि का ऋण बनाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा ग्रह भी हैं, वह भी मंगल के साथ में दुश्मनी रखते हैं। तो राहु का मतलब वो क्या हो गया, 4, केतु का मतलब 7, शनि का मतलब 8, और चंद्रमा का मतलब 2। तो अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपका मूलांक 9 है और आपका भाग्यांक 4 है। आपका मूलांक 9 है, आपका भाग्यांक 7 है, मूलांक 9 है, भाग्यांक 8 है, मूलांक 9 है, भाग्यांक 2 है, या फिर ये वाइस वर्सा हो गया, भी मूलांक 2 है और भाग्यांक आपका 9 है। इस प्रकार से आप उसको उल्टा भी करके दे सकते हैं। और इसके साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका मूलांक, भाग्यांक, आपका जन्म को छोड़ दीजिए, कई बार जन्म और माह में भी आ जाता है कि मान लीजिए किसी का मूलांक 9 है और उसका जन्म का मान 2 है, तो मूलांक यहाँ पे मंगल हो गया और जन्म का माह यहाँ पर चंद्रमा हो गया। तो यह भी आपस में कंजक्शन बना रहे हैं, यह भी आपस में युति बना रहे हैं। तो यह भी आपका उसने उन्होंने भातर ऋण को यहाँ पर बना दिया है। तो जब भी भातर ऋण होगा, जब भूमि का ऋण होगा, तो आपके भूमि का विवाद
होने का योग रहेगा, आपको घर बनाने में दिक्कत आएगी। आपकी भूमि भवन को आप घर बेचना चाहते हैं, वो घर नहीं बिक पा रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ही आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे ही मैंने घर बेचा मुझे वह कीमत नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। जैसे ही मैंने बेचा ज़मीनों के विवाद, ज़मीनों के जो रेट हैं वो करोड़ों अरबों में हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपकी कुंडली में भूमि का ऋण है, आपने भूमि को वो ऋण जाकर चुकाया ही नहीं है। जब तक आप वो ऋण चुकाएंगे नहीं, आपको आपकी ज़मीन के, आपके वो फ्लैट के, आपको वह कीमत मिलेगी नहीं, आपको उसका सुख मिलेगा ही नहीं। और कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि आप जिस फ्लैट में रहते हैं, आप बड़ी मुश्किल से 20 साल में आप अपने लिए फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन आप रहते नहीं, आप कहीं किराए पर रहते हैं। क्योंकि आपके पास अपने ही भवन का, अपने ही पैसों से खरीदे हुए बंगलों का सुख नहीं है। तो इसका मतलब भूमि का ऋण, 72 का ऋण आपका क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। दो भाई एक बंगले के लिए लड़ रहे हैं, एक बहुत अच्छा बंगलो है, बीच में से दीवार निकाल दी है, ना तो किचन आपकी ना किचन उसकी। हाँ। एक अच्छा घर होने के बावजूद दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक भूमि का ऋण, एक भाई का ऋण आपका पीछा कर रहा है। तो इसका अगर उपाय कर लें तो ये जो भवनों के बीच में दीवार खड़ी की जा रही है वो दूर हो सकती है? बिल्कुल दूर हो जाएगी। देखिए, आप दुनिया के पीछे चक्कर लगा रहे हैं, आप कोर्ट केस के पीछे जा रहे हैं, तो इससे अच्छा ना अपने देवता के पास जाइए जो आपसे नाराज है। हाँ। तो वह अपने रास्ते अपने आप खोल देगा। ये चीज़ें क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं आपके भाग्य में लिखा हो तभी तो हो रहा है ना। बिल्कुल। और ये हर घर में है, ये हर घर में है, कहीं ना कोई समस्या। तो ये नंबर्स है ना, ये एस्ट्रोलॉजी है जो आपका पीछा कर रही है, जो आपको बता रही है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो आप एक भगवान ने आपने बोला है कि आपने एक कहावत भी अभी अपने एक भजन भी सुना होगा कि मैं नचना तेरे आगे, मुझे दुनिया के आगे मत नचाओ, मुझे आप अपने आगे नचा लो। किशन जी का एक बहुत अच्छा भजन है ना कि मैं, हे भगवान, मैं आपके आगे नाचना चाहता हूँ, दुनिया के आगे नहीं नाचना चाहता। तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि कौन सा ऋण है। आप उस देवता के आगे अंदर बंद कमरे में जाके उनके आगे नाक रगड़ो ना, हो सकता है आपको दुनिया के आगे नाक रगड़ना नहीं पड़े। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपको यही तो बताता है कि आपकी कुंडली में ये ऋण है दोस्त, आप इसको चुकाइए तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। सर, ये भ्रातृ ऋण के बारे में हमें पता तो चल गया, अब इसका उपाय भी आप बता दें। तो मंगल का मतलब क्या है? मीठा। तो यदि आपको मंगल से रिलेटेड आपको कोई भी दोष आपको दूर कर रहे हैं, भूमि से ऋण से संबंधित आपको दोष दूर करने हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि भूमि का दोष, भूमि का जो ऋण है वो आपको किस ग्रह के कारण से बन रहा है। यदि मंगल और शनि आपकी कुंडली में ये 72 दोष बना रहे हैं या भूमि का दोष बता रहे हैं, तो इसका मतलब तला हुआ मीठा। यहाँ पे तला हुआ मीठा का मतलब क्या हो गया? बूंदी और भुजिया। यहाँ पे तला हुआ मीठा भी लेना पड़ेगा और तला हुआ नमकीन भी लेना पड़ेगा आपको, कचौरी और जलेबी। अच्छा। तो ये आपको चीज़ें, इसका वजन अपने वजन के बराबर लेना है आपको। अच्छा। जैसे आपका वजन किसी का 50 किलो है। हाँ। तो अपने ही वजन के बराबर, जैसे 50 किलो तो 25 किलो जलेबी लीजिए, 25 किलो इमरती लीजिए, कचौरी लीजिए, समोसा ले लीजिए। तो ये दोनों आपको मंगलवार को या शनिवार को गरीब लोगों को बांटना है। और यदि आप सोचें ना कि मैं 2-2 कचौरी बांट दूँ, 2-2 ये कर दूँ, मसला तो तेरा करोड़ों का है और 2-2 बांट के आप आसानी से नहीं चुका सकते। तो आपको अपने वजन के बराबर या मीठा और कचौरी दोनों का एक मिश्रण लेना है और आपको गरीब लोगों को बांट देना है मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। तो यह यदि ऋण शनि के कारण से बन रहा है और यह ऋण यदि राहु के कारण से बन रहा है, तो राहु का मतलब क्या हो गया? मछलियाँ। राहु का मतलब क्या हो गया? कबूतर जो है। तो यदि आप मछलियों को मीठा खिलाना चालू कर दीजिए, ये गुड़ आप पास के चलते हुए पानी में या रुके हुए पानी में आप डालना शुरू कर देते हैं, तभी भी आपको इससे संबंधित समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अब मंगल और केतु, केतु के कारण से आपका 72 दोष बन रहा है या भूमि का ऋण बन रहा है, तो केतु का मतलब हो गया तीर्थ यात्री। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, बहुत सारे शरणार्थी भी आते हैं। और केतु का मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रीट डॉग से भी देखा जाता है। तो यहाँ पर हमें आटे के मीठे गुलगुले बनाकर हम स्ट्रीट डॉग्स को भी खिला सकते हैं। तो कुत्तों को इससे थोड़ी एलर्जी भी हो जाती है, तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खिलाए जाते, करीब 7 से 8 तकरीबन। मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ कि 100 कुत्तों को आप खिलाइए। यदि आपका दोस्त ज़्यादा बड़ा है तो 100 तीर्थ यात्री को, 100 यात्रियों को मीठा खिलाइए। तो ये कोई भी उपाय कर सकते हैं। और मंगल के साथ में चंद्रमा आ जाए, क्योंकि मंगल एक अग्नि का ग्रह है और चंद्रमा एक पानी का ग्रह है, तभी भी आप ये भूमि के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो चंद्रमा मैंने दूध और मंगल मैंने मीठा। तो मीठा दूध आप किसी भी मंदिर में, धार्मिक स्थान में बांट के आ सकते हैं, या फिर चलते हुए पानी में। चंद्रमा मैंने क्या है? चलता हुआ पानी। हाँ। और मंगल का मतलब गुड़, आप चलते पानी में गुड़ का भी विसर्जन कर देते हैं, तो चंद्रमा मंगल की जो 72 ऋण से आपको दोष मुक्त हो जाएगा। और अब ये सब करते समय आपको मन ही मन ऊपर वाले से भगवान मंगल ग्रह से प्रार्थना करनी है कि जानने अनजाने में यदि पूर्व जन्म में मेरे से इस प्रकार का कोई भी गलती या भूल हुई है तो उसे मैं माफ़ कीजिए। मैं आपके अंदर बंद कमरे में आपके आगे ये शीश झुका रहा हूँ, मैं नमन कर रहा हूँ और मेरे को इस दोष से
मुक्त कीजिए। आप कहें कि आपने स्वाभिमान से यदि आपने कोई उपाय किया और आप लोगों को गिनाते रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो दोस्त ये ग्रह ऐसे हैं, ये किसी के पीछे पड़ जाएं तो छोड़ते नहीं हैं। आप चाहे कितने भी बड़े आदमी हैं, विनम्र दिल से कीजिए और किसी को गिनाइए मत कि मैंने ये कर दिया है। मुझे एक चीज़ आप और समझाइए, क्योंकि ये जितने भी नंबर और योग आपने बताया उसमें राहु केतु तो मुझे ज़रूर दिखाई दिया। मुझे मातृदोष में भी दिखा, मुझे भगनी जो बहन वाला बहन दोष का था है। उसमें भी दिखाई दिया, मुझे अब ये भ्रातृ ऋण में भी दिखाई दिया। ज्योतिष में भी हम राहु केतु से बड़ा डरते हैं। तो ये, और अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो फिर राहु और केतु का नंबर तो 4 और 7 हो गया। तो जो नंबर वाला ग्रह इतना परेशान कर रहा है हर ऋण में जो है, तो वो नंबर वाले भी बड़ा परेशान रहते हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा। यदि मैं 1 से 9 नंबर की मूलांक वालों की बात करूँ, तो यदि आप मुझसे पूछेंगी कि 2 कौन से ऐसे मूलांक है जो सबसे पावरफुल है, आप पूछना चाहेंगी? हाँ। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जिनका मूलांक 4 है और जिनका मूलांक 7 है, यदि जिनका मूलांक, ये खुश हो जाइए। आज से पहले जितने भी इंडिया में न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सब ने क्या बोला है कि 4 और 7 मूलांक वालों को लाइफ में परेशानी ही परेशानी आएंगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 4 मूलांक वाले और 7 मूलांक वाले, यदि आपके पास ये मूलांक है और आपके पास ये नंबर हैं, तो आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। क्योंकि जितने भी ग्रह देखो वो आपसे तो डरते हैं, और आप ही तो उनको ऋण लगा रहे हैं, आप ही तो उनको ये परेशान कर रहे हैं। आपको परेशान होने की कहाँ ज़रूरत है दोस्त। यदि आप 4, अमित शाह का देखिए मूलांक 4 है, धोनी का देखिए मूलांक 7 है। 4 का मतलब है कि आप कितना भी आगे बढ़ जाइए, बस आपको किसी से डरना नहीं है, ये ध्यान रखना। 4 मूलांक वालों को ये इनके इन प्रकरण सारी चीज़ें आनी चाहिए। और यदि आपके पास 4 मूलांक होने के बावजूद भी आप अभी तक काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक फियर है। आप उस फियर को तोड़कर आगे बढ़िए। सारा संसार, मतलब कि दुनिया जितनी भी है, सूर्य ग्रह को ग्रहण कौन लगाता है? मैं राहु मूलांक की बात करता हूँ। सूर्य ग्रह को, चंद्रमा ग्रह को ग्रहण कौन लगाता है? राहु और केतु। जितने भी मैंने मातृ दोष, भातृ दोष, अभी स्त्री ऋण की हमने बात ही नहीं की है। हाँ, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। जितने भी ऋण हैं आप लगाते हैं, तो आपको किससे डरने की जरूरत है? स्वयं सूर्य भगवान जो क्रिएटर हैं वो आपसे डरते हैं, चंद्रमा जो क्रिएटर हैं वो आपसे डरते हैं। तो आप राहु और केतु जिनका मूलांक है, आज कलयुग, जो पहले के 3 युग थे ये देवताओं के पास थे, जैसे सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। लेकिन जो कलयुग है ये दानवों के पास में है, ये राहु केतु के पास में है। और राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो ना क्रिएटर हैं और ना एग्जीक्यूटर्स हैं। आप देखे होंगे कि यदि हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा के पास में एक एक राशि है। हैव यू सीन, कभी देखा होगा? हाँ। और बाकी 5 जो ग्रह हैं, जो हमारी बॉडी के 5 तत्व हैं, जो हमारे 5 महाभूत हैं, इसमें चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आते हैं, इनके पास 2-2 राशि हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूटर्स हैं। राहु केतु ना क्रिएटर्स हैं ना एग्जीक्यूटर हैं। इनका काम है जिसके साथ में जाके बैठ जाए, या तो उनको बिगाड़ देंगे या उसको बढ़ा देंगे। आप देखिए राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी वार नहीं है। या आप संडे, मंडे, ट्यूसडे देख, 7 के 7 ग्रह आते हैं, लेकिन राहु केतु के पास ना तो राशियाँ हैं और ना ही कोई वार हैं। तो राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जिनसे ये 7 ग्रह भी डरते हैं। तो राहु यदि मूलांक किसी का 7 है और ये 4 है और वह अभी तक दबके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको लोगों ने डराया हुआ है। आपके अंदर वो संसार की समस्त शक्तियाँ हैं जो उन 7 ग्रह में भी नहीं है। आप उन 7 ग्रहों की शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। निकलिए, बाहर निकलिए, जमाना आपकी वेट कर रहा है। और ये बहुत शानदार बात है, क्योंकि आज के पहले हमने सुना था कि 5 नंबर वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं। 6 नंबर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ कमी है तो आप 5 नंबर वालों का सपोर्ट ले लें, 6 नंबर वालों का ले लें। पर मुझे लगता है कि पहली बार 4 और 7 नंबर वाले आज खुश हो गए होंगे कि वो बने तो राज करने के लिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें ज़रूरत है और बाहर निकलने की और ना डरने की। अगर 4 और 7 नंबर वालों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कुछ उपाय है उसके लिए? देखिए, ये उपाय तो हम उनके नंबर्स के हिसाब से, हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उपाय तो सर दुनिया के, ऐसा तो कोई व्यक्ति भी नहीं है, चाहे वो रावण है चाहे वो भगवान राम है, कि कष्ट किसी को झेलने नहीं पड़े हैं। तो परेशानी तो आपके साथ में होंगी, कोई ना कोई चीज़ें। यदि आप शक्तिशाली हैं तो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट भी आपका कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। तो उपाय तो सभी के लिए होंगे, लेकिन मैं एक राहु केतु वालों के लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अच्छा उपाय आपको बता देता हूँ। टॉयलेट साफ करने वाला झाड़ू, तिनके वाला झाड़ू, जिसे बैम्बू का झाड़ू कहा जाता है, और पानी को साफ करने वाला पाइप, पानी को पहुँचाने वाला पाइप, यदि आप मंदिर में पहुँचाते रहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा योग बन जाएगा। एक मैं आपको यहाँ पे और बात बताता हूँ। आज तक इंडिया में एक बात किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने नहीं बताई है। यदि आपका मूलांक 4 है तो आप अपने नेम नंबर को 7 पे लेके जाइए। यदि आपका मूलांक 7 है तो आप अपने नेम नंबर को 4 पर लेके जाइए।
तो ठीक जैसे ही आप राहु केतु की युति बनाएंगे आप राजा हो जाएंगे। आपका धड़ का जो शरीर के दो हिस्से हैं वो आपस में मैच हो जाएंगे और आप देखेंगे कि जो आप एक राहु को यहाँ पे राजा कहा गया है और केतु को यहाँ पे क्वीन कहा गया है। राजा और रानी का संगम हो जाएगा और आप दुनिया पे राज करना शुरू हो जाएंगे। आज तक जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं किसी ने भी ये नहीं कहा कि राहु वालों को केतु के ऊपर नेम नंबर लेके जाना चाहिए। मैं अपने कंसल्टेंसी में अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोगों का नेम ऐसे प्रकार से मैं चेंज कर चुका हूँ। एक ऋण हमारा और बचा रह गया है सर, वो है पत्नी का नहीं, ऋण स्त्री ऋण। और स्त्री ऋण। और मुझे लगता है आजकल हर कोई स्त्री से किसी न किसी रूप में परेशान जी, है। जी। तो ये क्यों होता है और कैसे हम जांच सकते हैं डेट ऑफ स्त्री बर्थ ऋण से? के बारे में मैं सबसे पहले यहाँ पे ये भी बताऊंगा। स्त्री ऋण का मतलब जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि अभी एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि अब जिसने पति ने अपने पति को मारा है तो इसका पता उसके ऊपर भूमि ऋण मंगल का ऋण लग गया है। तो अगले जन्म में उनको ये ऋण चुकाना पड़ेगा। स्त्री ऋण का मतलब ये है कि आपने पूर्व जन्म में अपनी वाइफ के साथ में या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें आपने की हैं जो अभी आपको इस जन्म में उसका रीपेमेंट आपका पेंडिंग है, आपको उसका रीपेमेंट करना है। तो स्त्री ऋण का मतलब ये है कि आपका पैसा लेकर कोई भाग जाए, आपका पैसा ना चुकाए। शुक्र लग्जरी मैंने स्त्री या वाइफ या कह सकते हैं आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली जाए या वाइफ का सुख आपकी कुंडली में आपको नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग आपको जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वे अपनी गर्लफ्रेंड से भी परेशान है या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से परेशान है। तो इसका मतलब यदि आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपका मन चाह प्यार नहीं मिल रहा है, तो शुक्र मतलब कि आपकी कोई केयरिंग नहीं कर रहा है, आपको कोई नर्चर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कहीं ना कहीं शुक्र जो आपका ये जो लग्जरी का ऋण जो आप आज अपने स्त्री ऋण की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री ऋण सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की कुंडली में लगेगा। ये अच्छा। पुरुषों और जो स्त्रियों की कुंडली में भी नहीं लगता है? बराबर लगेगा। यदि आपको कोई आप देखो ना लड़की फीमेल बहुत सारी मेरे जब एनालिसिस करवाने आते हैं बोलते हैं कि सर मुझे वो प्यार नहीं मिलता है मेरे पति से, मेरे भाइयों से, मेरी मदर से या मेरे किसी रिश्तेदार से जो मैं सबका करती रहती हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शुक्र ऋण आप स्त्री ऋण आपकी कुंडली में आपका फॉलो कर रहा है। मुझे आप अगर फटाफट से, क्योंकि हम लैंडिंग की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बताएं कुछ उदाहरण देखिए कि कौन जी, सी डेट ऑफ तो बर्थ सबसे पहले शुक्र ऋण स्त्री ऋण क्या ये बनाता कौन है? ये शुक्र बनाता है, यानी कि 6 मूलांक। तो यदि इनके साथ में केतु आ जाए, शुक्र के साथ में चंद्रमा आ जाए, तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि शुक्र के साथ में जो राहु है ये यहाँ पे स्त्री ऋण नहीं बनाता है। केतु यहाँ पर आ जाए, शुक्र यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे सूर्य आ जाए, तो यदि ये 3 लोग आ जाते हैं तो ये आपका स्त्री ऋण बना देते हैं। तो एक केतु का मतलब 7, शुक्र का चंद्रमा का मतलब 2 और यहाँ पे 1 यहाँ पर ये आ जाते हैं तो ये आपका स्त्री ऋण बना देते हैं। तो ऐसे लोगों को वो नर्चर नहीं मिलती, वो प्यार नहीं मिलता। अब यहाँ पे एक बात देख लेते हैं कि किसी का मूलांक 6 है और किसी का भाग्यांक 7 हो, 2 हो या फिर 1 हो। मूलांक 6 का मतलब अगर 6 से आ जाए, 15 से आ जाए या फिर 24 से आ जाए। और इसी प्रकार से इसको हम वाइस वर्सा ले लेंगे, चाहे मूलांक 7 हो और भाग्यांक 6 हो, मूलांक 2 हो भाग्यांक 6 हो। इस प्रकार से इसको वाइस वर्सा भी हम ले सकते हैं। और इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि मूलांक आपका 6 है और जन्म का माह आपका 7, 2 या फिर 1 आ जाए, तो ऐसा भी ये भी करेंगे तो भी शुक्र केतु, शुक्र चंद्रमा और शुक्र सूर्य यहाँ पे युति बन जाएगी। आपका पैसा को लेकर चला जाए, पैसा किस्तों में लौटाए, सामने वाला ये जैसे आपसे पैसा उधार लेकर चला जाए वो ये कहना लग जाएगा, वो ये मानना लग जाएगा कि पैसा अब आपका नहीं है, वो पैसा मेरा है। आपको अपने ही पैसे मांगने में सामने वाले को मिन्नतें निकालनी पड़े, भाई मेरे पैसे तो लौटा जा। तो ये तभी होता है जब शुक्र इनके साथ में एक युति बनाता है। तो इसमें आपकी वाइफ के साथ में तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी परेशानी आएंगी, तो इनमें से एक यदि आपकी वाइफ के साथ में रिश्ता अच्छे हैं तो पैसा लेके भाग जाएगा, वो पैसा नहीं लौटा रहा है तो वाइफ के साथ में रिश्ते लेकर आएगा। तो एक ग्रह जब भी को ऋण देता है तो एक तरफ आपको सुख देता है तो एक तरफ आपको दुख भी देता है। और ये आपको दोनों चीज़ें सब तरीके से चाहिए तो अपन को इन ग्रहों के पास में नमन होना पड़ेगा, ग्रहों के सामने झुकना पड़ेगा। ठीक है, अब फटाफट से क्रैश लैंडिंग ना हो जाए व्यूवर्स की लाइफ में, तो इसका उपाय भी आप बता दीजिए। शुक्र का मतलब गाय है और केतु का मतलब लड्डू, मेथी के लड्डू। तो शुक्र केतु, शुक्र का मतलब ऐसी गौशाला में आपको जाना है और ऐसी गायें को आपको खाना खिलाना है जिन्होंने अभी बच्चा दिया हो,
बछड़ा दिया हो या बछड़ी दी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही मतलब कि गाय की आपको सेवा करनी है, जिन्होंने बछड़ा या बछड़ी दी हो, तो शुक्र केतु का जो ऋण है वो यहाँ पे उतर जाएगा। आपको अपने वजन के बराबर ये लड्डू, वहाँ पे गौशाला में बहुत सारी ऐसी गायें होती हैं, नमन कीजिए गाय को तिलक लगाइए, और उनकी बाद में लड्डू खिलाने के बाद उनका जो पूँछ है उनको अपने सिर पे, बालों को अपने सिर पे वहाँ से लगवाइए कि हे माँ, हे गौ माता, पिछले जन्म में, इसका मतलब है आपने पिछले जन्म में किसी न किसी गौ हत्या की है, आपकी गाड़ी के नीचे आके कोई न गौ या बैल की हत्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, ऐसा भी अक्सर आप देखते होंगे। ऐसा भी हो जाता है। और जिनकी कुंडली में शुक्र केतु बन जाए तो ऐसा भी हो जाता है कि उनके गाय के आगे, गाड़ी के आगे कोई गाय आ जाए या गाय उनको चोट पहुँचा दे या बैल उनको चोट पहुंचा दे, ऐसा भी कुंडली में हो जाता है। आपने अक्सर देखा हो ना, लोग कहते हैं मैं खड़ा था यहाँ पे, मुझे गाय ने चोट मार दी। हाँ। गाय मेरी गाड़ी के आगे आ गई, नील गाय मेरी गाड़ी के आगे। हाँ। तो नील गाय आपकी गाड़ी के आगे तभी आएगी जब आपकी कुंडली में स्त्री ऋण का योग बनेगा। तो यदि शुक्र और राहु इकट्ठे हो जाएं, तो राहु का मतलब क्या है, कबूतर से देखा जाता है, और शुक्र का मतलब जवार। तो आप कौओं को या कबूतरों को आप जवार खिलाना चालू कर दीजिए। शुक्र और सूर्य जब भी आ जाए, इकट्ठा आ जाए, तो यहाँ पे गाय को मीठा दलिया खिलाया जाता है। अब ये गाय कोई भी हो सकती है। अब शुक्र केतु में तो क्या था, गाय वही होगी जिन्होंने अभी बछड़ा दिया हो, जो गाय जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया हो। लेकिन यहाँ पे जब सूर्य शुक्र की युति बनती है, तब गाय को मीठा दलिया खिलाया जाता है, वो भी अपने वजन के बराबर। शुक्रवार को भी खिला सकते हैं और आप संडे को भी खिला सकते हैं। तो जब तक आप ये उपाय नहीं करेंगे, तो इनकी पूजा भी होती है, हम एक बहुत बड़ी पूजा परफॉर्म भी करते हैं। अच्छा। तो ये एक ऐसे बेसिक उपाय हैं जिन्हें आपको हो सकता है करते ही आपको क्या शुरू हो जाए, रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। लेकिन आपको इन ग्रहों के पास जाना पड़ेगा, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इसकी बहुत सारी विधियां भी हैं, इनके बहुत ज़्यादा तांत्रिक उपाय भी हैं। हाँ। तो ये हम आगे जाके जब आप आते हैं तो हम आपको उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो कमेंट करना है आपको। ये बहुत नई जानकारी मेरे लिए थी। अगर आप लोगों के लिए भी एक नई जानकारी है जो आज के पहले आप नहीं जानते थे, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइए। इन उपायों के बाद अगर आपको किसी तरह का कोई भी लाभ मिल रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आचार्य जी से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन उसके लिए भी खुला हुआ है, आप वो सवाल भी लिख सकते हैं और उसका जवाब आगे आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई ये नई बातें समझाई, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बीच का कनेक्शन हमें समझाया। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आपसे आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पहली बार किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी इंटरव्यू में इस तरीके की हम जानकारी साझा कर रहे हैं। इससे भी बहुत गहरी चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। यदि आप में से कोई आपका व्यूअर या जो हम लोगों को देख रहा है, वह अपनी एक रिपोर्ट बनाना चाहे, अपनी एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाना चाहे कि कौन से मेरे कुंडली में दोष हैं या देखें, तो मैं एक लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट के नाम से मैंने अभी एक रिपोर्ट बनाना भी शुरू किया है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लें तो आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट की 35 से 40 पेज की रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। और ऐसे ही मैंने न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को और वास्तु को सिखाना भी शुरू किया है। यदि आप इसी तरीके से सामने वाले की कुंडली, डेट ऑफ बर्थ देखते ही आप सामने वाले के बारे में प्रेडिक्शन कर दें इस प्रकार का, तो सामने वाला देखकर हैरान हो जाएगा, वाह कि ये चीज़ें तूने मेरे बारे में इतना कुछ कैसे बताया। तो एक एडवांस न्यूमरोलॉजी, जो वह न्यूमरोलॉजी, वह अंक शास्त्र, वह ज्योतिष शास्त्र जो आपने अभी तक नहीं सुना हो, तो आप चाहें, तो सीखना चाहें, तो मैं आपका स्वागत करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।